नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल कॉमिक्स लाइफ में। शुरू करते हैं मनोज कॉमिक्स की एक और मज़ेदार कॉमिक्स, दोस्त की कुर्बानी। दोस्त की कुर्बानी, चित्रांकन बेदी, कहानी बिमल चटर्जी, संपादन रजनी गुप्ता। पिछले अंक दोस्त और दुश्मन में हमने देखा कि रामगढ़ गांव में चारू और सामलू नाम के दो दोस्त अपने परिवार के साथ रहते थे। एक बार आर्थिक स्थिति खराब होने के कारण दोनों मित्र खेती बाड़ी छोड़कर गांव से बहुत दूर एक शहर में व्यापार करने पहुंचे। वहां दोनों मित्रों ने अपनी मेहनत और लगन से बहुत धन कमाया, लेकिन सामलू ने अपनी बुरी आदतों के कारण अपना कमाया हुआ धन गंवा दिया। परंतु चारू ने एक सच्चे मित्र के नाते उसकी मदद की और उसे अपनी ही दुकान पर काम पर रख लिया। समय बीतने के साथ साथ चारू ने बहुत सारा धन अर्जित किया और एक बार सपने में अपने परिवार को देखकर उसने सामलू को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर अपनी माँ और बीवी बच्चों को देख आने के लिए कहा। सामलू तैयार तो हो गया, लेकिन उतने ढेर सारे धन को देखकर उसकी नीयत बदल गई। रामगढ़ पहुंचकर सामलू ने चारू की माँ को 500 स्वर्ण मुद्राएं देकर अपनी जगह चारू के विषय में मन घड़ंत कहानी सुना दी, जिसे सुनकर चारू की माँ को बहुत दुख हुआ। फिर सामलू ने कुछ दिन उस गांव में रहने के पश्चात एक अज्ञात भय से वह गांव छोड़ दिया तथा अपनी पत्नी और एकमात्र लड़की को लेकर अपने ससुराल जा पहुंचा। वहां उसने अपने ससुर को 10,000 स्वर्ण मुद्राएं देकर उन्हें एक अच्छा सा मकान और जमीन खरीदने के लिए कहा, ताकि उसकी पत्नी और बेटी सुखपूर्वक रह सकें। ससुर के स्वीकार करने पर वह अपनी पत्नी तारा और बेटी रंग प्रभा को वहीं छोड़कर वापस शहर की ओर रवाना हो गया। अब आगे। उधर चारू को एक रात फिर सपना दिखाई दिया। आप कब आएंगे नाथ? लगता है आप हमें बिल्कुल ही भुला बैठे हैं। बच्चे और माँ आपकी राह देख रहे हैं। आप शीघ्र ही चले आइए नाथ, वरना हम सब आपके विछोह में दम तोड़ देंगे। बापू, बापू, तुम कब आओगे? हमें तो अब पेट भर खाना भी नहीं मिलता। बेटा चारू, अब तुम चले आओ। अब मैं इस घर का बोझ उठाने में असमर्थ हूँ। हम सब दाने दाने को मोहताज हैं। यदि तुम शीघ्र न आए तो हम सब जल्दी ही भूख से दम तोड़ देंगे। चले आओ बेटा, चले आओ। वह दुखद सपना देख चारू चीखता हुआ उठ बैठा। माँ, कमला! उफ, मैंने यह कैसा भयंकर सपना देखा। मेरी माँ, बीवी, बच्चे सब भूख से बिलख रहे हैं। घर में अन्न का एक दाना भी नहीं। सभी मौत के कगार पर खड़े मेरे लौटने की प्रतीक्षा कर रहे हैं। नहीं नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। निसंदेह मेरा सपना झूठा है। मैंने सामलू को बहुत सारा धन देकर अपने घर भेजा था, फिर भला वे भूखे क्यों मरने लगे? मुझे ऐसी बेकार की बातें नहीं सोचनी चाहिए। फिर सामलू कुछ ही दिनों में तो वापस लौट ही आएगा। उससे परिवार की सारी खैरियत मालूम हो जाएगी। यह सोच चारू पुनः सो गया। लेकिन स्वामी, आप लौट आइए, वरना आप हम में से किसी की शक्ल नहीं देख पाएंगे। चारू की नींद खुल गई। उफ, फिर वही बुरा सपना। हे ईश्वर, अब तो नींद के नाम से ही घबराहट होने लगती है। जब भी मैं सोता हूँ मुझे ऐसे ही बुरे बुरे सपने आते हैं। सामलू को भी यहाँ से गए 15 दिन से ऊपर हो गए हैं। पता नहीं वह घर पहुँचा भी है या नहीं। अब तो मुझे स्वयं ही गांव जाना होगा, वरना कहीं ऐसा न हो कि सामलू के लौटने के इंतजार के चक्कर में मेरा पूरा परिवार ही अपने प्राण दे दे और मेरा सपना सच हो जाए। वैसे भी और अधिक शहर में रहकर मैं क्या करूँगा? काफ़ी धन कमा लिया है मैंने। जीवन भर बैठकर खाऊं तो भी मेरे बीवी बच्चों के लिए कम नहीं पड़ेगा। फिर कभी न कभी तो घर जाना ही होगा। मैं हमेशा के लिए शहर में रहने के लिए थोड़े ही आया हूँ। मैं कल से ही घर वापस लौटने की तैयारी करता हूँ। पता नहीं मेरी माँ, बीवी, बच्चे किस अवस्था में होंगे। मन ही मन निर्णय कर चारू पुनः बिस्तर पर लेट तो गया, लेकिन उसकी आंखों में नींद का कोसों दूर तक भी नामो निशान न था। मैं आ रहा हूँ माँ, मैं लौट रहा हूँ कमला। अब तुम लोगों को परेशान होने की जरा भी जरूरत नहीं। और 2 दिन में ही चारू ने अपना सारा माल सस्ते दामों में बेच दिया। क्या बात है चारू सेठ, आप इतने सस्ते दामों में अपना सारा कपड़ा क्यों बेच रहे हैं? अपने परिवार से बिछड़े वर्षों हो गए भाई, इसलिए अपने घर रामगढ़ जाने की तैयारी कर रहा हूँ। ओह, अपने व्यापार का सारा लेन देन भी उसने कुछ ही दिनों में निपटा लिया। अपना व्यापार बंद करने के साथ साथ उसने अपनी दुकान भी एक व्यक्ति को 2,000 स्वर्ण मुद्राओं में बेच दी। चाहो तो रकम गिन सकते हो चारू भाई, मैं भी एक इंसान हूँ।
मुझसे भी भूल चूक हो सकती है। मुझे तुम्हारे हिसाब किताब पर हमेशा भरोसा रहा है सेठ चमनलाल, इसलिए मैं रकम गिनने की आवश्यकता नहीं समझता। अच्छा, मैं चलता हूँ। जिस समय सामलू चारू के घर पहुंचा, उस समय चारू स्वर्ण मुद्राओं के ढेर के पास बैठा मुद्राओं की गिनती गिन रहा था। हैं, चारू ने इतना सारा धन एकत्रित कर लिया है। हे ईश्वर, मैं तो इतने सारे धन की कल्पना भी नहीं कर सकता था। नमस्कार मित्र चारू। आहा, सामलू, मेरे दोस्त, तुम लौट आए। आओ आओ, बैठो मित्र, तुम बिल्कुल ठीक मौके पर आए। आज तुम ना आते तो कल मुझे यहाँ नहीं पाते। मैं कुछ समझा नहीं मित्र, आखिर तुम कहना क्या चाहते हो? अरे भाई, मैं अपना सारा व्यापार समेटकर गांव वापस जाने की तैयारी कर रहा हूँ। ओह, भगवान का लाख लाख धन्यवाद कि मैं वक्त रहते यहाँ पहुँच गया, वरना यह चारू का बच्चा अकेला गांव पहुँच गया होता तो मेरा सारा भांडा फूट गया होता। तुम किस सोच में डूब गए मित्र? तुमने बताया नहीं कि मेरा और तुम्हारा परिवार कैसा है। सब कुशल मंगल तो है ना? अरे मित्र, सब कुशल है। ढेर सारी स्वर्ण मुद्राएं पाकर तुम्हारी माँ और बीवी बच्चे बहुत ही प्रसन्न हुए। आहा, यह शुभ सूचना देकर तुमने मेरे सिर से एक बहुत बड़ा बोझ हल्का कर दिया मित्र। आओ, अब इन मुद्राओं को गिनवाने में मेरी मदद करो। और सामलो भी चारू के साथ मुद्राएं गिनने लगा। काश यह सब धन मेरा होता। सच चारू, किस्मत में मुझसे ज्यादा तेज है, वरना मैं सब कुछ पाकर भी कंगाल का कंगाल न रहता। कुछ देर बाद, मित्र, मेरी गिनी मुद्राएं तो 50,316 हैं और यह 60,372 हैं, यानी कुल योग 1 लाख से भी अधिक है। वाह चारू, तुमने तो कमाल ही कर दिया। इस धन से स्पष्ट है कि तुमने व्यापार में काफी मुनाफा कमाया है। हाँ मित्र, यह सब तुम्हारी मदद और ईश्वर की कृपा से ही है। मैं गांव जाकर इस धन से जमीन और मकान खरीदूंगा और बाकी जीवन शांति से गुजारूंगा। लेकिन चारू, इतना सारा धन साथ ले जाना उचित न होगा। मार्ग में चोर डाकुओं का भी भय है। कहते तो तुम ठीक हो, परंतु इस धन को साथ तो ले ही जाना होगा। इसे यहाँ तो छोड़कर जाया नहीं जा सकता। अब तक धूर्त सामलू मन ही मन चारू को ठगने व लूटने की एक योजना बना चुका था, अतः वह शीघ्रता से बोला, दोस्त, मेरे दिमाग में एक उपाय आया है। क्यों ना तुम इस सारे धन के बराबर के मूल्य के रत्न खरीद लो। इससे इतनी सारी मुद्राओं का बोझा ढोने की समस्या खुद ही हल हो जाएगी। वाह, यह उपाय तुमने खूब सुझाया, मैं ऐसा ही करता हूँ। और चारू उसी समय सारे धन को लेकर एक बड़े जोहरी के पास पहुंचा। अरे चारू सेठ, आइए आइए, पधारिए। धन्य भाग हमारे जो आज आप पधारे। बस बस भाई, बहुत हो गई प्रशंसा। सुनो भाई करमचंद, मैं तुम्हारे पास एक जरूरी काम से आया हूँ। अरे भाई, तो हुक्म करो, यह सेवक तुम्हारी हर सेवा करने के लिए तैयार है। कहो, कैसे आना हुआ? भाई, मुझे 1,10,688 स्वर्ण मुद्राओं के मूल्य वाले कुछ रत्न चाहिए। बोलो, क्या तुम रत्नों का प्रबंध इसी समय कर सकते हो? क्यों नहीं, अभी हाजिर करता हूँ, लेकिन बात क्या है? भाई, मैं अपने गांव वापस जा रहा हूँ और रास्ते में डाकुओं से इतना धन छिपाकर ले जाना मुश्किल होगा, बस इसलिए। ओह, मैं समझ गया, तुम बैठो, मैं अभी रत्न लेकर आता हूँ। चारू ने अपनी स्वर्ण मुद्राओं वाली पोटली जौहरी को दे दी। पोटली लेकर जौहरी भीतर चला गया और जब वह कुछ देर बाद वापस लौटा तो उसके हाथ पे एक मखमली थैली थमी हुई थी। लो भाई चारू सेठ, मैं तुम्हारे लिए कीमती रत्न ले आया हूँ। अच्छी तरह देख लो और चाहो तो परख भी सकते हो, बिल्कुल असली रत्न है ये। वाह! चारू ने जौहरी से रत्न लेकर थैली में भर लिए, फिर उठता हुआ बोला, सुनो भाई करमचंद, जितना तुम्हें मुझ पर विश्वास है उससे ज्यादा मुझे तुम पर विश्वास है। अच्छा, अब मुझे इजाजत दो, ईश्वर ने चाहा तो फिर मुलाकात होगी। तुम मुझे हमेशा याद रहोगे मित्र चारू। घर पहुंचकर चारू ने वह रत्न सामलू को दिखाए। आहा, कितने सुंदर एवं कीमती रत्न हैं चारू। निसंदेह हम इन्हें छुपाकर सुरक्षित अपने घर ले जा सकेंगे। सामलू, मैंने एक फैसला और किया है। गांव जाकर मैं तुम्हें भी अपने व्यापार में हिस्सेदार बना लूंगा, क्योंकि तुम जैसे अच्छे दोस्त मुश्किल से ही नसीब होते हैं। यह तुम्हारी महानता है मित्र, वरना मैं तुम्हारी मित्रता के काबिल कहाँ हूँ। अच्छा, अब इन बातों को छोड़ो और चलो कुछ खा पीकर गांव जाने की तैयारी करें। तुम ठीक कहते हो, तुम मुंह हाथ धो, तब तक मैं इन रत्नों को संभाल कर रख देता हूँ।
चारू ने रत्नों को एक संदूक में सहेज कर रख दिया। उसके बाद दोनों खा पीकर सफर की तैयारी करने लगे और दूसरे दिन चारू सामलू के साथ अपने गांव की ओर रवाना हो गया। मित्र, ना जाने क्यों मुझे यह शहर छोड़ते हुए बहुत दुख हो रहा है। ऐसा होता ही है मित्र, आखिर तुमने 8-9 वर्ष इसी शहर में काटे हैं। ऊपर से सामलू बोल कुछ रहा था, जबकि मन ही मन वह एक भयानक योजना बनाने में लगा हुआ था। 2 दिन बाद मार्ग में एक बियाबान जंगल पड़ेगा। बस वहीं मैं चारू से रत्न हत्या कर इसे मौत के घाट उतार दूंगा, वरना गांव पहुंचकर जब इसे अपनी माँ और पत्नी से सारी हकीकत का पता चलेगा तो यह मुझे जेल भिजवाए बिना नहीं मानेगा। और 2 दिन बाद जब वे मार्ग में पड़ने वाले जंगल में पहुंचे। मित्र चारू, दिन ढलने वाला है और रात में सफर करना उचित नहीं होगा, अतः हमें अभी से रात गुजारने के लिए कोई सुरक्षित स्थान तलाश कर लेना चाहिए। ठीक कहते हो, मैं भी यही सोच रहा था। दोनों ने एक सुरक्षित स्थान देखकर वहीं पड़ाव डाल दिया और अलाव जला लिया ताकि जंगली जानवर वहां न पहुंच सके। उसके बाद दोनों भोजन करने बैठ गए। भोजन करने के बाद, मित्र सामलू, मुझे तो अब बड़े जोरों से नींद आ रही है, अतः मैं तो सोऊंगा, तुम भी सो जाओ। तुम सो, मैं जरा चहलकदमी करने के बाद सोऊंगा। मैंने शायद कुछ ज्यादा ही खा लिया है। ठीक है, किस्मत भी मेरा साथ ही दे रही है। फिर शीघ्र ही वहां चारू के खर्राटे गूंजने लगे। सो गया, अब मुझे अपना काम कर लेना चाहिए। और सामलू ने चुपचाप संदूक खोलकर रत्नों की थैली निकाल ली। ये रत्न तो मेरे हो गए, बस अब किसी तरह चारू को और ठिकाने लगाना है। लेकिन मैं उसे मारूंगा कैसे? मेरे पास कोई अस्त्र शस्त्र भी तो नहीं है, और यदि मैं उसे गला दबाकर मारने की कोशिश करता हूँ तो वह शरीर में मुझसे कम ताकतवर नहीं है। कहीं उसने मुझे ही दबोच लिया तो सब गुड़ गोबर हो जाएगा। मुझे उसे मारने के लिए कोई और तरकीब इस्तेमाल करनी होगी। फिलहाल तो उसे मारने का इरादा त्याग देना ही उचित रहेगा। वैसे भी रत्नों के चोरी हो जाने का उसे इतनी जल्दी पता नहीं चल पाएगा। उसके बाद सामलू ने रत्नों की थैली अपने वस्त्रों के भीतर छुपा ली और संदूक में ताला लगाकर चुपचाप चारू की बगल में आ लेटा। काश इस समय मेरे पास कोई अस्त्र होता तो सारे झंझट से इसी समय मुक्ति पा लेता। मैं ही मूर्ख हूँ जो सब कुछ जानते बूझते भी घर से कोई अस्त्र आदि लेकर नहीं चला। और फिर सामलू चारू की मौत की योजना बनाता हुआ ही सारी रात करवटें बदलता रहा। सुबह होने पर, चारू, मित्र चारू, उठो, सुबह हो गई है। जल्दी ही चारू की नींद टूटी। ओह, इतनी गहरी नींद में मैं कभी नहीं सोया, और ना ही इस तरह की सुखद नींद मुझे पहले कभी आई थी। वह तो ठीक है मेरे भाई, लेकिन अब चलने की तैयारी करो। जंगल में ज्यादा देर ठहरना उचित नहीं होगा। कुछ देर बाद दोनों पुनः घोड़ा गाड़ी पर सवार होकर गांव की ओर चल पड़े। थोड़ी दूर जाने के बाद, उफ मित्र चारू, मुझे बड़े जोरों से प्यास लगी है, परंतु इस बियाबान जंगल में भला पानी कहाँ मिलेगा? हाँ, जंगल पार करने के पश्चात जरूर पानी का प्रबंध हो जाएगा। ओह हाँ, मुझे भी ध्यान आया, शहर आते समय मुझे इस जंगल के पहले एक कुआं दिखाई दिया था। बस तो उसी कुएं पर अपनी प्यास बुझाएंगे। वैसे भी जंगल अब कुछ ही देर में खत्म होने वाला है। ठीक है, वैसे भी ईश्वर का शुक्र है कि जंगल में हमारे साथ कोई अप्रिय घटना नहीं घटी। इसके बाद दोनों के मध्य खामोशी छा गई, लेकिन सामलू मन ही मन फिर एक भयानक योजना बनाने लगा था। यदि मैं चारू को उसी कुएं में धकेल दूं तो वाह, इससे अच्छी तरकीब कोई दूसरी नहीं हो सकती। वह कुआं भी सुनसान स्थान पर है, कोई चारू की मदद के लिए वहां नहीं आ पाएगा, और कभी कोई मदद के लिए आया भी तो तब तक चारू काल का ग्रास बन चुका होगा। और जंगल पार करते ही, देखो सामलू, वह रहा कुआं। देख रहा हूँ मित्र, अब हम दोनों जी भरकर अपनी प्यास मिटाएंगे। चारू ने घोड़ा गाड़ी कुएं के पास रोकी और दोनों नीचे उतर पड़े। आहा, देखो सामलू, ईश्वर भी हमारी मदद कर रहा है। कुएं की मुंडेर पर रस्सी और बाल्टी भी पड़ी है। वाह, भगवान तेरा लाख लाख धन्यवाद। अब मैं चारू को इस कुएं में धकेल कर तमाम रत्नों का बिना किसी झंझट के मालिक बन जाऊंगा। ठहरो, पानी मैं खींचता हूँ। ठीक है। और जैसे ही चारू कुएं में बाल्टी फेंक कर पानी देखने के लिए झुका, सामलू ने उचित अवसर देखकर उसे भरपूर शक्ति से धक्का दे दिया। धड़ाक, छपाक। सामलू, मेरे दोस्त, यह तुमने क्या किया?
जल्दी से मुझे बाहर निकालो। हा हा हा। नहीं, तुम्हारी कब्र अब इसी कुएं में अच्छी लगेगी। क्या मतलब? क्या तुमने मुझे मारने के इरादे से जानबूझकर धक्का दिया है? तुम बिल्कुल ठीक समझे दोस्त। तुमने मुझे आज तक जो नीचा दिखाया और मेरी गरीबी का उपहास उड़ाया, आज मैंने उसका बदला ले लिया है। अच्छा, अब मैं चलता हूँ। अलविदा। हा हा हा। सामलू, सुनो तो, यदि तुम मेरी जान बचा लोगे तो मैं अपना सारा धन तुम्हें दे दूंगा। हा हा हा। अब तुम मुझे क्या धन दोगे? तुम्हारा सारा धन तो वैसे ही अब मेरा हो गया। बस, भगवान से अब मेरी यही प्रार्थना है कि जब तक तुम जिंदा रहो तुम्हारी मदद को कोई ना आए। इतना कहकर सामलू ने घोड़ा गाड़ी गांव की ओर हाँक दी। हे ईश्वर, यह तूने मुझे किस गुनाह की सजा दी? मैंने तो सामलू के साथ कभी बुरा नहीं किया। लेकिन चारू की किस्मत अच्छी थी, क्योंकि संयोग से कुछ ही देर बाद एक घायल बूढ़ा वहां से गुजरा। उसकी आहट सुनकर कुएं में से चारू चिल्लाया, ऊपर तुम जो कोई भी हो, कृपया मेरी मदद करो और मुझे इस कुएं से बाहर निकालो। तो यह थी अब तक की कहानी। आगे की कहानी जानने के लिए बने रहें मेरे साथ। और हाँ, मेरे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।